not only but also, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होते हैं जैसे जब कॉमन फैक्टर के ब्रैकेट होते हैं, ये जैसे ax प्लस बी एक्स, तो जब कॉमन फैक्टर लेते हैं तो इनको ब्रैकेट से बाहर करते हैं या अंदर? एक्स ब्रैकेट के बाहर रहेगा या अंदर रहेगा? बाहर। तो यहाँ जो ब्रैकेट है इसको आप लैंग्वेज में चेंज करो, तो जो नॉट ओनली, ये ब्रैकेट का फर्स्ट जो है ये है, और बट ऑल्सो इसका क्या है? सेकंड स्ट्रक्चर है। तो जो भी चीज कॉमन फैक्टर रहेगी वो या तो इसके बाद या तो इसके बाद, मतलब फर्स्ट वाले के, नॉट ओनली के पहले और बट ऑल्सो के बाद। और पेयर में और भी है, जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, या बोथ, ऐसे। अब इसमें करना क्या है ये देखिए, ब्रैकेट है तो ये तो समझ गए ना, इनको ब्रैकेट के रूप में देखो आप। अब स्टूडेंट भाइयों देखिए यहां पर, नॉट ओनली द डॉक्टर, अब यहां कह रहा है कि बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम। तो ये समझिए जरा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहां पर नॉट ओनली द डॉक्टर ऑफ दिस नर्सिंग होम, ऐसे सोचिए, बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में डॉक्टर भी हायर किए जाते हैं और नर्सेस भी हायर किए जाते हैं। तो आप समझिए नॉट ओनली द, ये नॉट ओनली द डॉक्टर ऑफ दिस नर्सिंग होम बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम। तो ये जो ऑफ दिस नर्सिंग होम है ये रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वो x बन जाएगा। तो यहाँ पर x क्या बनेगा बताइए? तो ये जो पार्ट है ये रिपीट हो रहा है, द डॉक्टर, नॉट ओनली द डॉक्टर ऑफ दिस नर्सिंग होम बट ऑल्सो, ये ब्रैकेट का सेकेंड पार्ट है और ये ब्रैकेट का क्या है? फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पर ऑफ दिस नर्सिंग होम कॉमन फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो या तो इस ब्रैकेट के नॉट ओनली के पहले लाएं या तो बट ऑल्सो के बाद लाएं। तो यहाँ पर ये बट ऑल्सो के बाद, बट ऑल्सो नर्सेस तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑफ द दिस नर्सिंग होम रिपीट हो रहा है। तो इसको हमने इस ब्रैकेट, ये जो सेकंड बट ऑल्सो है, इसके बाद रख दिया। यहाँ का जो ऑफ दिस नर्सिंग होम है यह जो है रिपीट हो रहा था, तो इसको साइलेंट कर देंगे, ये एक्स की तरह साइलेंट कर दो इसको। तो नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सिंग होम। तो मैं ये कह रहा हूँ इज वेरी काइंड, भाइयों ध्यान रखना, इस नर्सिंग होम में एक डॉक्टर है और इसमें नर्सेस कितनी हैं? ढेर सारी हैं। जरा मैं आपसे 1 मिनट टाइम ले रहा हूँ और इस सेंटेंस को मुझे पूरा डिटेल में, जैसे देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको जब डिटेल में लिखते हैं तो ये पूरा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और सिर्फ इतना नहीं, इसको और फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर। ऐसे पहले पूरा एक्सपेंड करते हैं, फिर उसके बाद देखें ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर कट गया, एक और मैंने कोई मिस कर दिया होगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यही होता है ना, वही ठीक प्रोसेस आप यहाँ लगाइए, और ये उतना ही साइंटिफिक है जितना कि ये है। इस सेंटेंस को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखिए, नॉट ओनली, नॉट ओनली, ठीक है ना, इज द डॉक्टर ऑफ
दिस नर्सिंग होम क्या है, ये क्या क्वालिटी बताना है? काइंड एंड हैंडफुल, काइंड एंड काइंड, काइंड, काइंड एंड हेल्पफुल, काइंड एंड हेल्पफुल टू द, आगे क्या है? टू द अटेंडेंट्स, ओके, टू द, ये अटेंडेंट की स्पेलिंग में ये जरूर ध्यान रखना, ए लगेगा, अटेंडेंट्स, नाउन है ये। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूं। अब दूसरा क्या है? बट ऑल्सो। ये बट क्या है? कंजंक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस, मतलब एक सेपरेट सेंटेंस अब लिखना है आपको। बट ऑल्सो, अब आगे लिखिए क्या होगा? बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम। अब यहां पर नर्सेस, यहां का सब्जेक्ट क्या है? नर्सेस, तो आर आएगा या ई जाएगा? आर। काइंड, काइंड एंड, आगे क्या है? काइंड एंड हेल्पफुल, काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। भाइयों इसको मैं, आप जब ए क्यू माइनस बी को एक्सपेंड करते हो अलजेब्रा में, तो आप हर एक स्टेप पे एक्सपेंशन का पेशेंस तो रखते हैं ना, एक्सपेंड कर, तो मैं आपसे उतनी ही पेशेंस डिमांड कर रहा हूँ। ये पूरा इसको मैंने खोल दिया सेंटेंस को। ये नॉट ओनली नेगेटिव एडवर्ब है, तो ये इन्वर्जन करा दिया। इसमें जो सब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट क्या है भाइयों बहनों? फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, और इसकी वर्ब क्या है? इज। ये पहले इसलिए आए कि नॉट ओनली ने इसका इन्वर्जन कराया। नॉट ओनली इज द डॉक्टर ऑफ दिस नर्सिंग होम काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स, आगे क्या है? बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम आर काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। इस सभा को बताना चाहता हूं कि बट कंजंक्शन है और ये कंपाउंड कंजंक्शन है, एंड और नॉर। सो इसके बाद सेंटेंस, एक सेपरेट सेंटेंस आ रहा है। अब इस लड़के को बोलो कि ये कंजंक्शन है, यहाँ नेगेटिव एडवर्ब नहीं है, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा। यहाँ द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम बोलेंगे, ये सब्जेक्ट, और इसके लिए क्या आ रहा है यहाँ पर? आर। अब इसमें आप देखो कि इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की क्या जरूरत है? इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या चीजें हैं? तो कॉमन फैक्टर है काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स और ऑफ दिस नर्सिंग होम। डिजिटल भाई जहाँ जहाँ ऑनलाइन आवाज जा रही है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफ द नर्सिंग होम और काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, यहाँ भी देखो ऑफ, ऑफ को देखिए, ऑफ दिस नर्सिंग होम काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। तो यहाँ पर ये सब तो कॉमन फैक्टर ही हो रहा है ना। बस ये देखिए, ये बी का ही फॉर्म है और जो आर है ये भी बी का ही फॉर्म है। तो ये हुआ कि इसको भी कॉमन फैक्टर करिए। तो जब कॉमन फैक्टर होगा फ्रेंड्स, तो सोचिए आप, ब्रैकेट का एक पार्ट कौन है? ब्रैकेट का एक पार्ट कौन है? नॉट ओनली ये ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट बन रहा है, और उसका जो सेकंड पार्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा? ये ब्रैकेट का सेकंड पार्ट। समझिए कितना साइंटिफिक है। बट ऑल्सो के बाद भी ऐसे। अब यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप कॉमन करिए। कॉमन का मतलब है कि ये जो जो अंडरलाइन किया है ये सारा, इसको यहाँ से हटा दीजिए, फर्स्ट वाले पार्ट से हटाइए। तो फर्स्ट वाले पार्ट से हटा दीजिए, तो अब यहाँ पर ये भी हटेगा, क्योंकि ये बी का फैमिली से बिलोंग करता है। डिजिटल भाइयों ये भी देखो, ये भी बी है और ये भी क्या है? बी का ही फॉर्म है। इनको भी कॉमन ले लो, पहले एक बार ले लो। तो फ्रेंड्स ये सारे जब हट जाएंगे यहाँ से फर्स्ट पार्ट से, तो जब फर्स्ट पार्ट से ये हटेंगे, इनको हटाओ आप, तो ये डॉक्टर को मत हटा देना,
ये हट जाएगा, ये भी हटेगा, डॉक्टर नहीं हटेगा ना, ये हट जाएगा, ये सब हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब ये तो हट गया, तो क्या बचा? नॉट ओनली द डॉक्टर बट, अब ये भी हट जाएगा ना, ये भी हट जाएगा, हेल्पफुल। तो अब क्या बचा? नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम। अब सुनिए भाइयों, इसको आप एक सेंटेंस ना देखें, ये कितने सेंटेंस हैं? 2। ये सेंटेंस मान लो अपना सेंटेंस है, और बट के बाद का सेंटेंस पड़ोसी फैमिली है। ये 2 फैमिली की तरह आपस में कनेक्ट हुए हैं, और जो चीजें कॉमन थी यहां लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर अप्लाई जरूर हो रहा है। आप सोचिए ax प्लस बी एक्स की सिचुएशन, जब ax प्लस बी एक्स आप लिखते हैं फ्रेंड्स, तो आप याद करिए कि यहाँ पर ax प्लस बी एक्स को जब कॉमन फैक्टर लेते हैं तो कॉमन फैक्टर ब्रैकेट के पहले भी आ सकता है और बाद में भी। बाद में लिख दिया अगर, तो क्या ये x मल्टीप्लाई दोनों से नहीं होता है? क्या होता है? इसलिए ये 2 सेपरेट सेंटेंस हैं, और इस सेंटेंस के अंदर ये जो है कॉमन फैक्टर हो गया है। इसलिए अब जो लड़ाई है, यहाँ देखो, इसको आप 2 अलग अलग सेंटेंस देख रहे हो ना, तो सारे वैल्यूज तो ठीक है, लेकिन एक वैल्यू पे झगड़ा हो गया कि यहाँ का जो सब्जेक्ट प्लूरल था, तो ये जो बी थी, ये जो बी, ये प्लूरल बन गई। लेकिन जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था डॉक्टर, ये जो डॉक्टर की जो सब्जेक्ट थी वो क्या थी? इज थी। तो अब उसको तो कॉमन करके ये बोला कि तू भी दोनों भी है, तो तू हट जा, यहाँ से हट गई। लेकिन अब झगड़ा ये हुआ कि ये कह रही है यहाँ पर, यहाँ 2 भी हैं, एक तो इज है, एक भी क्या था यहाँ पर? इज, और एक क्या है? आर। तो दोनों में झगड़ा हो गया, क्योंकि जो बी का प्रेजेंट फॉर्म इज सिंगुलर है और बी का प्लूरल फॉर्म आर क्या है? प्लूरल है। तो झगड़ा हो गया दोनों फैमिलियों के बीच में कि हम कॉमन फैक्टर नहीं रहेंगे, मैं तो वहाँ सिंगुलर थी और यहाँ पर ये प्लूरल वाली आ गई, ये झगड़ा हो गया। तो रूल बना, कोर्ट में मामला गया, ग्रामर के कोर्ट में मामला गया। वहाँ ये डिसाइड हुआ कि जब हम कॉमन फैक्टर लें बी को, जब कॉमन फैक्टर लें सिमिलर वर्ब को कॉमन फैक्टर अगर लें, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो ये देखें कि जो नियरेस्ट है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? नर्सेस। तो उस नर्सेस के अनुसार यहाँ पर क्या करें? लिखें। तो नर्सेस प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या गया है? आर। लेकिन अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर क्या आता? इज। भाइयों, इस तरह इस सेंटेंस को अब वापस आइए देखिए, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम। अब इज के जगह क्या आएगा? इसके जगह भाइयों यहाँ पर आर कर दीजिए, तो यहाँ पे आर आएगा। पूरा एक 2 सेंटेंस थे, बाद वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? क्या था? नर्सेस। आर आएगा। सेकेंड सेंटेंस, दिस शर्ट इज कंपैरेटिवली। दोस्तों, अगर कंपैरेटिवली आ गया तो कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री नहीं, क्या आएगी? सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी, हमेशा ध्यान में रखना। तो कंपैरेटिवली बेटर नहीं होता है, कंपैरेटिवली गुड होता है, और इसको नोट कर लेना। कंपैरेटिवली के साथ, कंपैरेटिवली के साथ ये खुद ही कंपेयर का सेंस दे रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री आती है, ध्यान रखना। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब और एडवर्ब आते हैं। तो यहां कंपैरेटिव डिग्री गलत होगी, ठीक है? तो अगर आपको याद करना है तो कंपैरेटिवली के आगे अगर गुड का कंपैरेटिव बेटर लिख रहे हैं, गलत। अगर वर्स लिख रहे हैं, रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्गर लिख रहे हैं, रॉन्ग। ये रॉन्ग है, पॉजिटिव डिग्री आएगी। आगे बढ़े। अब यहां पे गुड करके आगे बढ़िए। अब कंपैरेटिवली गुड, अब आगे क्या दे रहा है? आगे देन आ रहा है,
तो यहाँ पर दिस शर्ट इज कंपेरेटिवली बेटर बोल रहा है, तो या तो मैं कंपेरेटिवली को ही हटा दूँ, क्योंकि आगे मुझे जो है यहाँ पर कोई कंपोनेंट रखना है, तो देन की जरूरत हमें पड़ रही है। क्यों? देन दैट वी सॉ इन क्या है, कॉर्नर शॉप यस्टरडे। भाइयों आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, वी सब्जेक्ट है, ये टेंस है, ये इसका पोजीशन बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो ये भी एक सेंटेंस है। तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस, इन दोनों को अगर एक मेन सेंटेंस आ गया, ये मेन क्लॉज है, और इसके बाद एक और सेंटेंस बोलना है, तो और उसको कंपेयर, फर्स्ट वाले से इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलिए बोलिए, पड़ेगी। तो ये देन क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन। और दैट वी सॉ, ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ये दैट किसके लिए है, शर्ट के लिए, ये विच है, विच। लेकिन जब एंटीसीडेंट इसका जब ये दैट जो है, दैट किसके लिए, सॉरी मैं इसको गलत कर दिया ना, क्योंकि ये दैट यहाँ पर रिलेटिव नहीं है, नॉर्मल है, क्या है, प्रोनाउन है, जो शर्ट को रिपीट करने से क्या कर रहा है, बचा रहा है। अब दैट का मतलब ये शर्ट है। अब इस दैट के बाद लिखो विच, दैट विच वी सॉ, ऐसे बोलेगा कि दैट को शर्ट बोलो, कि वह शर्ट जिसे हमने देखा, किसमें, कॉर्नर शॉप में यस्टरडे। तो ये जो दैट है ये शर्ट का प्रोनाउन है, शर्ट है, ये शर्ट है। तो शर्ट ये इसका एंटीसीडेंट, ये क्या बन गया, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटी माने पहले, ये इस एडजेक्टिव क्लॉज के पहले आया, इसी को ये क्वालिफाई कर रहा है कि वह शर्ट जिसे, विच का मतलब जिसे हमने देखा। इस एडजेक्टिव क्लॉज का जो लोकल जो सब्जेक्ट है वो वी है, और लोकल वर्ब क्या है, सॉ, और किसको देखा, विच को देखा। तो विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसका, दैट का, शर्ट का। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है भाइयों, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज का जो लोकल, इसका जो अपना ऑब्जेक्ट है, सॉ किसको किया, शर्ट को, विच को, और विच क्या है, शर्ट है। तो ध्यान देना कि यदि कोई एडजेक्टिव क्लॉज अपने ही लोकल ऑब्जेक्ट को अपना एंटीसीडेंट बना ले, उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पर विच साइलेंट हो गया है, जो का सेंस साइलेंट हो गया है, लेकिन विच आता तो ठीक रहता, लेकिन नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। और ये दैट जो है ना, शर्ट का प्रोनाउन है, ये रिलेटिव नहीं है यहाँ पर। तो ये जब आ गया, तो ये बताओ भाइयों बहनों कि ये कंजंक्शन है, और देन, देन मतलब द शर्ट दैट वी सॉ इन द रूम। अब मैं यहाँ पर इसको कंजंक्शन बोलने की गलती क्यों करूँ, क्योंकि ये दैट क्या है, शर्ट है, तो शर्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कौन सपोर्ट करेगा, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर देन को कंजंक्शन बोलूँ या प्रेपोजिशन बोलूँ, प्रेपोजिशन, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट कौन है, शर्ट। और कैसी शर्ट, वो शर्ट जो हमने देखा। इस शर्ट के पास जाओ, रुक जाइए भाइयों, इस कंपैरेटिवली को अब हटा दीजिए, क्योंकि अब हमें देन के साथ क्या लेना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो जब ये खुद कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिवली तो आप जान ही गए नहीं आएगा। अब मेरे साथ चलिए, ये शर्ट बेटर है, बेटर है, बेटर है, किससे, उस शर्ट से जिसे हमने कल कॉर्नर शॉप में देखा था। तो ये देन यहाँ कंजंक्शन नहीं है, ये देन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये शर्ट कैसी शर्ट, विच शर्ट, विच शर्ट, द शर्ट विच वी सॉ। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जब कंपेयर करते हैं भाइयों, डिजिटल और यहाँ के भी, जब भी जिस नाउन को कंपेयर करते हैं उस नाउन को रिपीट करने से बचते हैं। इसीलिए जब सेम रैंक में जब कंपैरिजन जब हो रहा है नाउन से नाउन, तो जिस नाउन को कंपेयर करते हैं उसको रिपीटेशन से बचाने के लिए दैट, दोज, वन या वंस का प्रयोग करते हैं। तो कंपैरिजन में रिपीटेशन को बचाने के लिए कंपैरिजन, कंपैरिजन में टू अवॉइड, रिपीटेशन को बचाने के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए
रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं बताओ तो? क्या करते हैं? हम नाउन के प्लेस पर जो नाउन हम कंपेयर कर रहे हैं उस नाउन को हटाकर क्या लगाते हैं? सिंगुलर के लिए दैट, प्लूरल के लिए दोज, सिंगुलर के लिए वन और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं? वंस। दैट, दोज, वन, वंस। ये प्रोनाउन है सारे, ये यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, सिंपल प्रोनाउन है। Shall I proceed, friends? Shall I change the screen? Okay. Now come to this one. तो ये कंपैरेटिवली हट गया और ये देन यहाँ पर क्या है? देन कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन। दैट इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। दैट किसके लिए आया? शर्ट के लिए। और ये इस शर्ट की क्या है? एडजेक्टिव। तो मेरा तो ये है, ऑनलाइन भी चैलेंज कर रहा हूँ और यहाँ भी, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसको मैथमेटिकली साइंटिफिकली आप एनालाइज नहीं कर सकते बस, और ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको स्प्लिट नहीं कर सकते हो। बस ये है कि आप उसको देखने का नजरिया बदलो और इसको उतना ही साइंटिफिक ढंग से कर सकते हो जैसे मैथ्स करते हो आप। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड। अब डॉक्टर ने इसको एडवाइस किया, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट की वर्ब जो है टेंस मॉडल नहीं लेगी, या तो इन्फिनेटिव या तो पार्टिसिपल वगैरह वगैरह, बेयर इन्फिनेटिव। लेकिन यहाँ पर पर्पज है, पर्पज वो है जो एडवाइस से इसका कंपैरिजन करो। तो एडवाइस वर्ब मेन वर्ब है टेंस, तो जिस समय एडवाइस किया उस समय वो लेटा नहीं था, तो इसलिए ये इन्फिनिटिव आएगा यहाँ पर। पर्पज, एडवाइस करते समय वो लेटा नहीं था, जब एडवाइस किया तो ये काम हुआ नहीं था, इन्फिनिटिव आएगा। अब ये आप जानते हैं सभी स्टूडेंट भाइयों, जब इन्फिनिटिव बन रहा है तो टू पार्टिकल, अब ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, पार्टिकल है। अब मैं जानबूझ के पार्टिकल नहीं बोलना चाहता क्योंकि प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, जबकि टू अपने बाद क्या ले रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों मिलकर एक सिंगल एंटिटी है, जैसे सिर है या धड़ है, एक इंसान हो गए। अब इसमें जो है ये इन्फिनेटिव वर्ब आ गई। अब स्टूडेंट भाइयों, जब भी लाई और ले का डिफरेंस आपको जानना हो तो ये ध्यान रखना, उसका फॉर्म और मीनिंग दोनों देखना। ये लाए, ले, लेन, और ये क्या है? ले, लेड, लेड। अब जो लेड है ये ट्रांजिटिव है और ये क्या है? इंट्रांजिटिव। ये आई से समझ लो, आई है इसका मतलब ये पड़ा हुआ है, आइडल, और ए है मतलब किसी और को लेटा रहा है, किसी और को बिछा रहा है, मतलब फ्लैट पोजीशन में रखना। तो ये लेटाने या बिछाने का सेंस है और ये पड़े रहने या लेटने का सेंस है, तो ये लेटने के सेंस में आएगा। लेटना या पड़े रहने का सेंस है, और ये ले है मतलब किसी कारपेट को बिछाना या किसी पर्सन को बिस्तर वगैरह पर लेटाना, ये सेंस दे रहा है भाइयों हिंदी में। इस ए को देखो, एक्शन कर रहा है आगे। अब फ्रेंड्स आगे आते हैं, तो ये देखिए यहां पर आपको कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो लेटने का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? टू लाई इन बेड। अब एक लड़का कह रहा है कि ये भी हो सकता है, डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया कि, ठीक है, एडवाइस दिया कि, अब ये बताओ कि ये हैड एडवाइस पास्ट है, तो इसका इफेक्ट इस पर आएगा। तो यहाँ पर लेस, पहली बात कि लेस गलत है क्योंकि ये लेस जो है ये फर्स्ट फॉर्म में एस ले रहा है, तो पहले तो इसका टेंस से ही वास्ता खत्म हो गया। यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या आएगा इसका? लेड। लेकिन लेड जो है गलत है इसलिए कि यहाँ पर टेंस का सेंस नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर ने उसको सलाह दिया
कि वह बिस्तर पर लेटे, लेटे या लेटा था। अब सेकंड फॉर्म, तो लेटने का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ले। और ये लेटाने का फर्स्ट फॉर्म है। तो पहली बात तो टेंस भी गलत है, और दूसरा सेंस है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, पेशेंट खुद लेटेगा। तो अब यहाँ पर हमने ये सेकंड फॉर्म है ले, और ये तो गलत हो गया। अब इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर ने सलाह दिया था कि पेशेंट बेड पर लेटा था। ये सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल हो गया। इसका कोई सेंस है क्या? यहाँ पर होना चाहिए दैट द पेशेंट शुड, क्या होगा? लाई। द पेशेंट शुड लाई इन बेड, ये होगा। और एक लड़के को और बताना चाहता हूं कि इस दैट क्लॉज को अगर थोड़ा और पावर देना है, ये दैट क्लॉज के बाद और कि पेशेंट बिस्तर पर लेट जाए, पेशेंट बिस्तर पर लेट जाए, तो यहां पर द पेशेंट, अब देखो द पेशेंट शुड है, तो शुड लाई, पेशेंट को लेटना चाहिए। एडवाइज का रिलेशन शुड से। अब एक लड़का कह रहा है कि अगर शुड को फोर्स दे दे, अब एडवाइज के जगह यहां पर डॉक्टर ने इंसिस्टेड, डॉक्टर ने जोर देकर कहा, उसने जोर देकर कहा। दैट का मतलब कि, अब यहां पर डॉक्टर हैड, द डॉक्टर हैड एडवाइज। अब ये हैड की जरूरत नहीं है, द डॉक्टर क्या है? इंसिस्टेड। हैड नहीं लगा रहा हूं जानबूझ के। दैट द पेशेंट, अब पेशेंट क्या करे? लेट जाए। तो ये फर्स्ट फॉर्म लाई इन बेड, ये बेयर इंफिनिटिव है, ये सब्जेक्टिव मूड है, और इसका मतलब है लेट जाए, पेशेंट लेट जाए। तो ये क्या है? सही है। जब जोर देना है तो यहां सजेस्ट करना है, इसलिए यहां पर द डॉक्टर एडवाइज, मैं हैड नहीं लगा रहा हूं, द डॉक्टर एडवाइज दैट द पेशेंट क्या हो जाएगा? शुड लाई। तो एडवाइज है तो क्या आएगा? शुड लाई। अब यहाँ ये बेयर इन्फिनेटिव नहीं लूंगा मैं, ये सब्जेक्टिव मूड, मतलब इंस्ट्रक्ट कर रहा है, फोर्स कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है, तो इसलिए ये नहीं आएगा, यहाँ पर ये आएगा। लेकिन अब यहाँ पर स्टूडेंट भाइयों, ये एक है लाई इन बेड और दूसरा है शुड लाई। तो ध्यान दो भाइयों, शुड लाई का मतलब है उसको लेटना चाहिए का सेंस, सजेस्टिव सेंस है, और ये इम्परेटिव फोर्स कर रहा है। तो यहाँ पर इंसिस्ट के कारण किसको प्रिफर कर रहा हूँ? लाई को। और ये समझ लेना, एक लड़का ये कह रहा है कि सेकंड फॉर्म लगाओ, ये अगर सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड, लाई का सेकंड फॉर्म ले तो ये पास्ट सिंपल बन जाएगा, लेट गया था। ये सेंस ही गलत है। ठीक है, तो यहां पर ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब ये सही है। टू लाई इन बेड। द पैरा फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, हायर्ड अ कंसल्टेंट टू सुपरवाइज अ डिवीजन, टू सुपरवाइज अ डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट। डिवीजन का मतलब डिपार्टमेंट। अब ये नाउन है। अब कैसा डिपार्टमेंट? कैसा डिपार्टमेंट? वो डिपार्टमेंट विच, यहां पर विच लगाओ, विच वॉज स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ, विच लगाओ, विच वॉज स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ लोअर सैलरीज ऑन एम्प्लॉयज मोरल। ये मोरल का मतलब है हौसला, उनका क्या है? हौसला, उनकी स्पिरिट्स, स्पिरिट में एस लगाओ, स्पिरिट्स हौसला है। तो मेरे साथ चलिए, ये एम्प्लॉयज में एस लगाए, कर्मचारी ढेर सारे हैं, कर्मचारियों के हौसले पर, हौसले पर लोअर सैलरी, मतलब कंपैरेटिवली लोअर सैलरी का इफेक्ट को जो स्टडी कर रहा है डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करने के लिए एक कंसल्टेंट को हायर किया। भाइयों बहनों, यहाँ पर आप जानते हैं
कि जब विच हटेगा तो टेंस भी हटेगा और ये क्या बन जाएगा, स्टडी। अब फॉर की जरूरत नहीं है, फॉर गलत है। क्यों, आप खुद देख लो। अरे कैसा डिवीजन को डिपार्टमेंट समझो, कैसा डिपार्टमेंट, वह डिपार्टमेंट, विच डिपार्टमेंट, वह डिपार्टमेंट जो स्टडी कर रहा था, बोल दो पास्ट की बात है, जो स्टडी कर रहा था। किसको स्टडी कर रहा था, इफेक्ट्स को। किसका इफेक्ट, लोअर सैलरी का इफेक्ट। किसके ऊपर, इंप्लॉइज के ऊपर नहीं, उनके मोरल, उनके हौसले के ऊपर। तो ये सेंटेंस सही हुआ कि नहीं। अब क्या करते हैं कि विच को हटा दो, वाज को हटा दो, तो ये स्टडिंग बन गया है। विच और वाज साइलेंट है यहाँ। अब ये फॉर गलत हो गया, आपने देख ही लिया। स्टडिंग द इफेक्ट सही है ऑफ एम्प्लॉइज मोरल, ये उल्टा कर दिया। सैलरी के ऊपर एम्प्लॉइज के मोरल का इफेक्ट होगा या सैलरी का इफेक्ट मोरल पे होगा। सैलरी का इफेक्ट किस पे होगा, माइंड पे, मोरल पे। तो इसलिए ये गलत है। तो यहां पर नो इंप्रूवमेंट वाला भी गलत है। एज टू का मतलब क्या बताया था एक दिन, अबाउट एज टू देयर इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयज स्टडिंग लोअर सैलरी। तो ये समझो, बताओ, समझो कि लोअर सैलरीज। अब एक लड़का कह रहा है कि ये सही है, एक लड़के को ये सेंटेंस सही लग रहा है। अब देखो यहां पे विच लगाओ, विच वॉज, वह डिपार्टमेंट जो स्टडी कर रहा था। किसको कर रहा था, लोअर सैलरी को कर रहा था या इफेक्ट को। इसलिए ये गलत है। सैलरी को थोड़ा नहीं स्टडी कर रहा है, उन्होंने तो, कंपनी वालों ने सैलरी कम दे रहे हैं, तो ये देख रहा है कि जो उनके मोरल पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको स्टडी करेंगे ना, वो उसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे। तो इसलिए गलत है। द डिफेंडिंग चैंपियन जस्टिफाइड मतलब प्रूव राइट। जस्टिफाइड का मतलब क्या है, प्रूव राइट, सही साबित किया। जस्टिफाइड, प्रूव राइट। प्रूव समथिंग, प्रूव समथिंग राइट, किसी चीज को राइट प्रूव किया, उचित, सही साबित किया, सही साबित किया। जस्टिफाई, राइट फ्रेंड्स। तो अब देखो यहां पर फ्रेंड्स, डिफेंडिंग चैंपियन ने, कैसा चैंपियन, डिफेंडिंग, जस्टिफाई किया अपने टॉप बिलिंग को। तो बिलिंग का मतलब है रैंक, बिलिंग का मतलब है उसका स्टेटस। टॉप बिलिंग का मतलब है कि आंकना। बिल का मतलब है, बिल क्या होती है, आपको कैलकुलेट करती है, एस्टिमेट लगाती है कि इतना खर्चा आया, आपने इतने रुपए का खाना खाया। तो बिल क्या करती है, आंकती है, आकलन करती है, एस्टिमेट करती है। तो ये बिलिंग क्या है, एस्टिमेशन, आकलन, किसी के एबिलिटी का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ अ पर्सन्स एबिलिटी, एस्टिमेशन ऑफ अ पर्सन्स एबिलिटी या स्टेटस। सिर्फ पर्सन ही नहीं, कोई भी चीज हो सकती। तो ये बिल से बना है बिलिंग। तो ये बिलिंग क्या है, एन एस्टिमेशन ऑफ अ पर्सन्स और अ पर्सन्स क्या, एबिलिटी, अ पर्सन्स रैंक, अ पर्सन्स रैंकिंग और वर्थ। अब यहां पर स्टूडेंटों, बिलिंग इज इक्वल टू देखो रैंकिंग, ये देखो बिलिंग इज इक्वल टू एस्टिमेटिंग, आकलन करना, प्लस रैंकिंग। तो एस्टिमेटिंग प्लस रैंकिंग क्या हो गई, बिलिंग। अब देखो, तो मैं इस सभावन को बताना चाहता हूं कि उसकी रैंकिंग प्लस एस्टिमेटिंग,
उसको सबसे टॉप पर क्या किया गया था, एस्टिमेट किया गया था, उसकी रैंक को या उसके स्टेटस को सबसे टॉप पे एस्टिमेट किया गया था, तो उसको उसने उचित ठहराया, उसने उसको सही साबित कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलिंग। एक लड़का कह रहा सुप्रीमेसी क्यों नहीं आएगा, तो बोलो कि टॉप के साथ सुप्रीम, क्या सुप्रीम का मतलब ये टॉप, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है, टॉप कोर्ट, तो सुप्रीम में तो टॉप आ ही गया, तो फिर टॉप नहीं आएगा। हमारे कई स्टूडेंट ने सुप्रीमेसी कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट को समझ लो, सुप्रीम कोर्ट का मतलब टॉप कोर्ट, सर्विस अपेक्स कोर्ट, सबसे टॉप बॉडी कोर्ट की, तो फिर इसमें तो सुप्रीम आ ही गया है और टॉप आ ही गया है। अब ये है टेक्निक, अब यहाँ पर चैंपियन है, तो टॉप टेक्निक को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अब एक लड़का कह रहा है टॉप फॉर्म, टॉप फॉर्म को डिस्प्ले करते हैं, टॉप फॉर्म को शो करते हैं, या टॉप फॉर्म को प्लेयर जस्टिफाई करता है। अपने टॉप फॉर्म को, अपने फॉर्म का प्रदर्शन करता है खिलाड़ी, या अपने फॉर्म को उचित ठहराता है। अरे रुक जाओ, रुको रुको, आईपीएल है, हथौड़ा ले आओ, पेन 10, MS धोनी 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़, छिन। तो धोनी कितने में खरीद लिए गए, 15 करोड़। तो जो धोनी को 15 करोड़ का खरीदा, तो उसने परफॉर्मेंस के द्वारा अपने 15 करोड़ जो हाईएस्ट बोली लगी, जो उसकी बिलिंग का मतलब क्या है, बिल पैसा पेमेंट, तो जो टॉप बिलिंग उसकी हुई, उसको सबसे ज़्यादा पैसा में खरीदा, तो उस ज़्यादा पैसे में खरीदोगे तो उस खरीद को वो क्या करेगा, सही साबित, सही साबित। अब तो क्लियर हो गया, तो सही साबित कर रहा है कि मैं 15 करोड़ का खरीदा गया, तो उसको उसने सही साबित किया, जस्टिफाई किया कि हाँ मेरी वर्थ 15 करोड़ की है। और फॉर्म है, ये लड़का नहीं सोच रहा है। अब यहाँ जस्टिफाइड के जगह शोड दिखाया, चैंपियन ने दिखाया शोड, तो उसने क्या दिखाया, अपना क्या दिखाया, फॉर्म दिखाया। क्लियर है क्या? ऐसे अगर सीखोगे भाइयों, टॉप को सुप्रीमेसी से देखा कि सुप्रीम में तो खुद टॉप है, फिर देखा कि शो अगर होता, दिखाया, तो क्या दिखाया, टॉप फॉर्म। लेकिन बिल का मतलब एस्टिमेट, आकलन, उसको सबसे ज्यादा उसकी रैंक मानकर जो चेन्नई सुपर किंग की जो उसकी जो फ्रेंचाइजी है, उसने उसको टॉप रैंक मानकर सबसे ज्यादा पैसा लगाया बिलिंग की उसकी, तो इसलिए उस बिलिंग को उसने क्या किया, सही ठहरा दिया, प्रूव राइट। क्लियर है क्या? अगर इस तरह अपना सोचो कि मैंने सिर्फ यहाँ और इधर देखा और इधर देखा, मैंने इनको पूरे वर्ड्स को एक साथ नहीं देखा, एक साथ सिर्फ ऐसे देखा, टॉप सुप्रीमेसी, टॉप बिलिंग, ऐसे देखा। मैंने ये नहीं देखा कि ये पूरे को एक साथ देखो तो सही साबित किसको किया, ये देखना है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसने बिलिंग को, टॉप बिलिंग को, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अट्रैक्टिव टैक्स रेवेन्यू टू क्रिएट। अब देखो पूरे को साथ सोचो, देखो पहले, फिर यहां सोचो आप, टू क्रिएट द मार्केट ऑफ क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी गुड्स की मार्केट को क्रिएट करने के लिए आकर्षक टैक्स रेवेन्यू या टैक्स इंसेंटिव। देखो ये लड़के नहीं समझ रहे हैं एकदम, और यही वो चीज़ है कि इसमें लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। जब लैंग्वेज का यूज नहीं सीखेंगे, लैंग्वेज का अपने डेली अपनी इकोनॉमी से नहीं जोड़ोगे, डेली लाइफ से नहीं जोड़ोगे, तो आप इंग्लिश सीखने से कुछ नहीं होता है। हकीकत बता रहा हूँ, टीचर झूठ बोलता है, टीचर झूठ बोलेगा। अगर मैं झूठ बोलूँगा, कहूँगा कि आप पढ़ो और आप जो है इतने पा जाओगे, 200-150, जब तक मैं आपकी थिंकिंग को चेंज ना करूं और आप चेंज होना अलाउ ना करो, तब तक कुछ नहीं होना है। ये बेस्ट एग्जांपल है। रेवेन्यू क्या होता है, री माने वापस, वेन्यू ये वापस आना, मतलब सरकार जो पैसा लेती है या कंपनी जो अर्न करती है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू का मतलब ये हो जाएगा कि सरकार कितना लोगों से ले रही है पैसा। तो टैक्स रेवेन्यू को अट्रैक्टिव बनाएगी या इंसेंटिव? इंसेंटिव का मतलब है वह चीज जो किसी को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है। जैसे ग्राहकों को नवरात्र में ग्राहकों को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? इंसेंटिव दिया जाता है। तो सरकार चाहती है कि अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं। कौन? कंपनियां। अब देखो क्या होगा, क्वालिटी तभी सुधरेगी जब कंपनी उसमें पैसा ज़्यादा लगाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। अरे क्वालिटी इंप्रूव होगी तो क्या बढ़ेगी भाइयों? कॉस्ट बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं कॉस्ट, तो कंपनी की लागत बढ़ जाएगी, तो उसका जो है मार्जिन जो है, क्योंकि कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन है, तो प्राइस देखो, एक है प्राइस क्या है? जो बेच रहा है वो प्राइस है, और कॉस्ट क्या है? जो लागत उसका लग रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, जो लग रहा है पैसा, वो क्या है? कॉस्ट। और जिस पे बेचेगा वो प्राइस। तो मार्केट में कंपटीशन है चाइना वगैरह से, तो वो तो भैया क्वालिटी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि चाइना वाला बहुत सस्ता है, लोग खरीद लेंगे। तो प्राइस भी कम रखनी है, किसको? कंपनी वालों को। और साथ में सरकार कह रही है क्वालिटी बढ़ना चाहिए। तो क्वालिटी तभी बढ़ेगा जब कॉस्ट ज़्यादा, लागत ज़्यादा बढ़े। क्वालिटी बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं? तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी तो डूब जाएगी। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो फिर कंपटीशन में चाइना जीत जाएगा। तो सरकार क्या चाह रही है कि सरकार कह रही है कि तुम क्वालिटी तो बढ़ाओ, और जो कॉस्ट बढ़ेगी ना तेरी, तो तेरा टैक्स कम कर देता हूँ, तेरा टैक्स कम कर देता हूँ। तो टैक्स की कमी कंपनियों के लिए क्या होगा? इंसेंटिव होगा। टैक्स की कमी कंपनियों के लिए क्या होगा? इंसेंटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये टैक्स का क्या होगा? इंसेंटिव दिया जाएगा। ये किसके लिए? कंपनियों के लिए। कंपनियों को टैक्स में इंसेंटिव देगी। ठीक है भाइयों, ये है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि लैंग्वेज को जियो आप। कोई नहीं, पढ़ने वढ़ने कोचिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका थॉट प्रोसेस न डेवलप कर दिया, आप सोचना नहीं चालू कर दिए, ये पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होना है। ये सोच लो आप। हाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। रेवेन्यू का भी तो समझाया था भाइयों। रेवेन्यू, रेवेन्यू, ये री माने वापस, वेन्यू माने आना। तो मार्केट से जो चीज आती है, जैसे सरकार, एक है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, गवर्नमेंट की इनकम जो होगी किससे होगी? टैक्स से या दूसरे सोर्सेस से। तो वो गवर्नमेंट की क्या है? वो रेवेन्यू है। और कंपनी हो गई, तो कंपनी ने जो प्रोडक्ट अपना या सर्विसेज बेचा, उससे जो वो उसको इनकम हुई, वो उसका क्या है? रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू है। इनकम और रेवेन्यू में थोड़ा सा फर्क है। इनकम ये होता है कि प्रॉफिट लॉस के बाद, जैसे इनकम ये हुआ जो एक ही है, मान लो इनकम जो अंदर आया, रेवेन्यू फिर वापस आया, प्रोडक्ट को मार्केट में भेजा बेचने के लिए, और फिर उससे पैसा वापस आया, प्रोडक्ट दिया और पैसा वापस। तो जो रेवेन्यू है वो इनकम की एक तरह से इनकम है, मान लो। तो ये सरकार के लिए टैक्स रेवेन्यू तो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओगे तो फिर कंपनी को फायदा नहीं होगा, कंपनी को इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वह डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करने वाले डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू, कर संग्रह डिपार्टमेंट। तो देखो, द डिपार्टमेंट दैट कलेक्ट्स क्या है? टैक्सेस इज कॉल्ड क्या? द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, टैक्स वसूलने वाला।
लेट अस विश नथिंग दैट विल मेक द वर्ल्ड पुअरर। चलो हम विश करते हैं, ऐसी किसी चीज को विश नहीं करते हैं जो, अब ये नथिंग क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और ये इसका क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, कि ऐसी किसी चीज को विश ना करें, ऐसी किसी चीज को पाने की चाहत ना रखें जो दुनिया को क्या बनाएगा, और ज्यादा गरीब बना देगा। नथिंग, अब फिर लेट अस विश के बाद फिर नथिंग है, तो लेट अस विश जो है कॉमन फैक्टर हुआ है। लेट अस विश नथिंग दैट विल ब्रिंग पेन और प्राइव। अरे डिप्राइव का मतलब क्या है, वंचित करना, डी माने नीचे, प्रिवेशन, तो पेन एंड प्रिवेशन टू आवर फेलो, फेलो माने साथी, अपने साथियों को ऐसी कोई चीज विश ना करें जो उनके लिए सफरिंग और दुख लेकर आएगी। अब देखो वी शैल, ये शैल लगा रहा है, वी फॉर्मल टोन दे रहा है, फॉर्मल टोन। वी शैल नॉट ड्वेल अपॉन द पास्ट अनहैप्पीनेस। ड्वेल अपॉन, भाइयों बहनों, ड्वेल का मतलब लिव होता है। ड्वेल, दे ड्वेल इन स्लम्स, वो कहाँ रहते हैं भाइयों बताओ तो, स्लम्स में रहते हैं। तो यहाँ ड्वेल का मतलब क्या है, लिव। और अब फ्रेजल वर्ब देखो, ड्वेल ऑन या ड्वेल अपॉन, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। अब इसका मतलब है सोचना, थिंक डीपली। तो कह रहा है कि वी शैल नॉट ड्वेल अपॉन द पास्ट अनहैप्पीनेस। हमें ये शैल का मतलब एक प्रॉमिस है, जब हम शपथ लेते हैं तो वो शैल एक तरह से क्या है, मस्ट है, कि हम ऐसे पास्ट अनहैप्पीनेस, जो पुरानी जो दुख थे, पास्ट की जो अनहैप्पीनेस थी, उसके बारे में हम न सोचें, उस पर हम अपना दिमाग न लगाएं, न सोचें। विच, अब ये विच किसके लिए है, इसके लिए। विच अवेल्स, अवेल का जो फॉर्मल यूज है ट्रांजिटिव वर्ब की तरह है, अवेल प्लस अस, फिर उसके बाद ऑफ लेता है, लेकिन यहाँ अवेल का मतलब अवेलेबल करवाना, प्रोवाइड। विच अवेल्स अस नथिंग, वो अनहैप्पीनेस जो हमें कुछ भी नहीं देती है, कोई फायदा नहीं। एंड बिगेट्स द, क्या है, डेट्रीमेंट। बिगेट्स का मतलब कॉज, बिगेट का मतलब क्या है, बिगेट्स नथिंग बट ग्रीफ। अब ये बट प्रेपोजिशन है, ग्रीफ के अलावा और कुछ भी नहीं उत्पन्न करती है। बिगेट उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, बिगेट प्रोड्यूस करना। वी विल नॉट कंपेयर पास्ट एंड प्रेजेंट जॉयस, जो पास्ट की जॉयस थे, खुशियाँ थी, और जो अभी की खुशियाँ थी, उसको भी हम कंपेयर ना करें। टू द डेट्रीमेंट ऑफ द प्रेजेंट वंस, जो अभी के लोग हैं, जो अभी की जनरेशन है, उनके डेट्रीमेंट माने हार्म, नुकसान, हार्म, डेट्रीमेंट, हार्म। अगर हम पहले की खुशियों को अभी से अगर कंपेयर करेंगे तो जो प्रेजेंट के जो लोग हैं उनका क्या होगा, नुकसान होगा। वी विल नॉट बी डिस्करेज्ड, हमें डिस्करेज नहीं होना, नहीं होंगे हम। ये इफ द वे इज ऑल अपहिल, अपहिल का मतलब पहाड़ की ऊंचाई। अगर हमारा रास्ता पहाड़ जैसा ऊंचा हो तो भी हम डिस्करेज नहीं होंगे। एंड ट्रेवलिंग इज स्लो, क्योंकि हिल पे, अप हिल पे जाओगे तो, अप हिल पे जाओगे तो ट्रेवलिंग स्लो है। सो लॉन्ग एज वी आर राइजिंग, ये लड़का नहीं समझ रहा है कि उतने लंबे समय तक, जब तक हम ऊपर चढ़े जा रहे हैं पहाड़ी पर, तो फिर हमें क्या होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होएंगे। हम डिस्करेज नहीं होएंगे, मतलब हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। वी विल नॉट मेक टू हीरोइक रेजोल्यूशंस, रेजोल्यूशंस का मतलब ये लड़का नहीं समझ रहा है। संकल्प, संकल्प क्या होता है, ऐसा कोई डिसीजन
ऐसा कोई डिसीजन जिसे आप लाइफ में करना चाहते हैं, वो आपका क्या है? रेजोल्यूशन है। तो डिसीजन प्लस प्रॉमिस, इस खुद से प्रॉमिस करता आदमी, वो उसका क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन सुना है ना? न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नए साल का संकल्प। द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नए साल पर आप एक कोई क्या लेते हो? संकल्प लेते हो कि मैं ये काम नहीं करूंगा, वो रेजोल्यूशन। और एक जो मीटिंग और पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन होता है, वो डिसीजन होता है जो कि पास हो जाता है। अगर कोई प्रपोजल पास हो जाए तो क्या हो जाता है? रेजोल्यूशन। तो वो वाला जो रेजोल्यूशन है, वो जो रेजोल्यूशन है, वह रेजोल्यूशन है विच इज passed by the parliament, which is passed by the parliament या meeting या board, parliament meeting के द्वारा जो पास, वो अलग है रेजोल्यूशन। ये डिसीजन होता है जो लिया गया है। तो दो रेजोल्यूशन हो गए। we will not make two heroic resolution। हम ऐसे ही हीरो वाले रेजोल्यूशन नहीं करेंगे जो कि पूरा ही ना हो। हीरोइक का मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, जो कि पूरा ही ना हो, रियल लाइफ में पूरा ही ना हो, इम्प्रैक्टिकल, बियॉन्ड के पार। आर स्ट्रेंथ, हमारे परफॉर्म करने की जो हमारी स्ट्रेंथ है उससे बियॉन्ड, उसके पार, उसके परे हम कोई रेजोल्यूशन। लेस्ट, अब ये लेस्ट का मतलब है कंजंक्शन। कहीं ऐसा ना हो कि आशंका है, दे बिकम, अब ये बेयर इन्फिनिटिव ले रहा है, यहाँ पर शुड आ सकता है, शुड आता है जनरली लेस्ट के साथ। वो आशंका है कि वो कहीं बन न जाएं, क्या? बट शेमफुल। ये बट यहाँ पर, ये शेमफुल ये एडजेक्टिव है, और बट क्या है यहाँ पर? एडवर्ब। एम्फेसाइज करने के लिए कि वो एक शेमफुल मेमोरी न बन जाए, कहीं वो शेमफुल मेमोरी न बन जाए, इसलिए इतना हीरोइक रेजोल्यूशन मत लो। वी विल ट्राई बाय वर्ड्स एंड डीड्स, हम कोशिश करेंगे कैसे? बाय वर्ड्स, कैसे? बाय डीड्स। टू शो, ये दिखाने की, क्या? अ लाइवलियर अप्रिसिएशन। लाइवली माने फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश। लाइवली स्पीच का मतलब जोशीला भाषण। तो लाइवलियर अप्रिसिएशन ऑफ द गुड दैट कम्स आवर वे, जो भी अच्छी बात हमारे राह में आती है, हमारे पास आती है, हम उसको और उत्साह के साथ और जोश के साथ अप्रिशिएट करेंगे। वी विल स्ट्राइव, ये लड़का नहीं बोल रहा है स्ट्राइव क्या है। अब ये लड़का नहीं बोला कि स्ट्राइव का मतलब है ट्राई हार्ड। ये लड़का, इसको बोलो कि एक है स्ट्राइक, तो स्ट्राइक क्या है? हड़ताल। स्ट्राइक माने हिट भी करना होता है, एक और क्या होता है? हिट। हड़ताल का मतलब एजिटेशन। तो एक स्ट्राइक नाउन वाला तो एजिटेशन है, और ये स्ट्राइक वर्ब है, तो ये क्या है? हिट करना। लेकिन ये है स्ट्राइव, मतलब कठोर कोशिश को बताता है, ये संघर्ष करने को बताता है ये। तो स्ट्राइव का मतलब है स्ट्रगल प्लस ट्राई। ऐसी हालत में ला रहा हूं आपको। स्ट्रगल प्लस ट्राई क्या है? स्ट्राइव। स्ट्रगल प्लस ट्राई इज इक्वल टू स्ट्राइव। मतलब ऐसी कोशिश जिसमें स्ट्रगल इन्वॉल्व हो, वो क्या हो जाएगी? स्ट्राइव हो जाएगी। वी विल स्ट्राइव मतलब हार्ड कोशिश करेंगे। टू कल्टिवेट मोर क्या है? इंटेलिजेंटली द आर्ट ऑफ गिविंग, देने की कला को हम डेवलप करेंगे। कल्टिवेट, अरे खेती में कल्टिवेट किसको करते हैं? क्रॉप्स। और यहाँ क्वालिटी को जब कल्टिवेट कर रहे हो तो अपने अंदर उसको डेवलप करेंगे भाइयों। क्रॉप का कल्टीवेशन,
खेत में ग्रो होगी, और क्वालिटी जो कल्टीवेट करोगे तो हमारे पर्सनालिटी में ग्रो होगी। डेवलप का सेंस है, आर्ट ऑफ देने की कला को क्या करें, डेवलप करें। एंड टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ दैट व्हाट वी कीप वी लूज, जिसे हम रखते, ये सब्जेक्ट है, नो दैट व्हाट वी कीप, ये देखो, वी लूज वी लूज वी लूज, क्या, व्हाट वी कीप। तो व्हाट वी कीप जो हम रखते हैं उसे हम क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो व्हाट वी कीप वी लूज, जिसे हम रखते हैं उसे क्या करते हैं, खोते हैं। ये ऐसे होने चाहिए, वी लूज व्हाट वी कीप, ये ऐसे है, लेकिन ये ऐसे है, वी लूज व्हाट वी कीप, लेकिन इसको पहले कर दिया एम्फेसिस के लिए। व्हाट वी गिव, अब जो हम देते हैं, अब ये देखो आ गया, जो हम देते हैं ये सब्जेक्ट क्लॉज है, कि जो हम देते हैं वो बना रहता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, किसके पास, हमारे के साथ। भाइयों, तो इस तरह से ये है, काफी टाइम में ले लिया इसने। ये देखो टेनेसिटी, हर चीज को जहां जहां तक आवाज जा रही है, टेनेसिटी। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि टेनेसिटी जो है, रुक जाओ, कोई भी वर्ड को अगर उसमें चले गए, ये देखो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और इसको खींच दो तो ये क्या हो जाती है, तन गई। क्या बोलते हैं इसको, रस्सी तन गई, खींच गई, हो गया ना, इस कड़ा हो गई ना, रस्सी कस के पकड़े रहो, रस्सी तन गई। अब इसी तन्यता संस्कृत का वर्ड है, तन्यता। तो जब सिकंदर आया और ग्रीक के लोग जब उधर अपना रूल किए इंडिया पे, मेगास्थनीज वगैरह आए, और जो अपना वो तक्षशिला था, तो वहाँ से ये नॉलेज गया उनके पास, और हमारे ही वर्ड्स को उन्होंने, एक तो उनको बोलने नहीं आता था तो अपने ढंग से उसको ट्विस्ट कर लिया। तो ये जो तन्ना, उसी से क्या बना है, टेनेसिटी। तो टेनेसिटी क्या है, किसी बात पे अड़ गया और अपनी ग्रिप को ढीला नहीं कर रहा है, रस्सी की तरह तन गया, नहीं मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं कर रहा, अड़ गया, तन गया, बोलते हैं ना, तन गया, टेनेसिटी है ये। तो वहीं से ये बनी है तन्यता, संस्कृत का वर्ड है तन्यता, तन्य। अरे तान्या नहीं सुने हो क्या, तन्ने से क्या बना है, तान्या। तो ये तान्या है, तान्या है जो अपने डिसीजन पर तन गई है, ठन गई है, और उसी त को बाद में हम यहां पर क्या बोल दिए, ठन गई है। तनने से ही ठनना होता है। तो ये सारे साउंड वहीं से निकले हैं। तो ये जो टेनेसिटी है वो स्टबर्ननेस, और डिस्पेयर क्या है, निराशा है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है। रफनेस, खुरदरापन, रफ का नाउन है। बेथलम, जीसस का जन्म हुआ था बेथलम में। कहाँ हुआ था, बेथलम में उनका जन्म हुआ था। बेथलम एक जगह है वहाँ पे इज़राइल के अंदर, बेथलम। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो अंग्रेज़ों की नज़र में वहाँ पर उनके साथ बहुत कुछ सब हुआ। तो बेथलम उनके लिए एक बैड वर्ड्स, वहाँ के लोग और वहाँ की फीलिंग, अफरा तफरी वहाँ पर थी, और जीसस ने उनको क्या किया, सिविलाइज किया। तो बेथलम ही बना है बेडलम। तो इस बेडलम का मतलब क्या है, अफरा तफरी, नो सिविलाइजेशन, नो प्रॉपर सिस्टम। तो वो क्या होगा, रोर, अपरोर। मैं इसको अपरोर बोलूं तो ज़्यादा सही है। अफरा तफरी, बवाल, ये सेंस होता है, लेकिन रोर नहीं, अपरोर होता तब मैं इसको करता। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, रोर दिया है। तो रोर का मतलब क्या है, बहुत तेज आवाज, हाई पिच, क्या है, क्राई। अब क्लैमर क्या है, क्लैमर का मतलब है किसी चीज को डिमांड, और कैसी डिमांड, जिसमें
इमोशनल डिमांड हो, अफरा तफरी की डिमांड हो, वो क्या है? क्लैमर है। अफरा तफरी है और डिमांड कर रहे हैं लोग, उसके लिए तड़फड़ा रहे हैं लोग। देयर इज क्लैमर फॉर हिज रेजिग्नेशन, तो उसके रेजिग्नेशन के लिए क्या है? बवाल मचा है, बवाल, क्लैमर। तो ऐसी डिमांड जिसमें बवाल हो, टू डिमांड समथिंग लाउडली, तो जोर जोर से बुला रहा है, मतलब बवाल हो रहा है। एवरीवन वाज क्लैमरिंग वर्ब है। अब इसके नाउन वाले पे जाएं, हम नाउन चाहिए हमें। अब देखो, a loud noise, especially one that is made by a lot of people, or in the clamor of the market, the incessant clamor of monkeys and birds. तो ये कैसी है? डिमांड फॉर समथिंग मेड बाई अ लॉट ऑफ पीपल, द क्लैमर फॉर हर रेजिग्नेशन। वही बताया था कि रेजिग्नेशन के लिए विपक्षी पार्टियां बवाल कर रही हैं, तो वो डिमांड प्लस बवाल इज क्या है? क्लैमर है। तो क्लैमर डिमांड है, लेकिन उस डिमांड में क्या है? बहुत हल्ला मचा रही हैं कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बवाल मच रहा है। तो इसलिए मैं, और ये जानवर शोरगुल हो रहा है ना, अ लाउड नॉइज स्पेशल वन दैट इज मेड बाई। तो अब इसको हमने कर दिया। अब यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? बोलो, क्लैमर या रोर? रोर तो गूंजती है, रोज में जैसे चिल्लाते हैं भारत माता की जय, ढेर सारे लोग कोई चिल्लाते हैं, वो रोर होता है। क्लैमर में अफरा तफरी भी है। तो क्लैमर का मतलब क्या है? डिमांड प्लस डिसऑर्डर, डिमांड प्लस डिसऑर्डर। अफरा तफरी। ये तो होगा नहीं। रोर हाई पिच वॉइस है, तो वही होगा क्लैमर। अरे भैया, तो वही तो कह रहा हूं, दहाड़ना, रोर ऑफ द पीपल। तो जब लोग एक साथ दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, वो भी रोर हो जाएगा। और हाई पिच वॉइस बोला मैंने, हाई पिच साउंड बोला। द टाइगर वॉज रोरिंग। रैक शिप को डैमेज करते हैं, शिप को डैमेज करते हैं, तो क्या होता है? रैक। लेकिन बाद में ये फिर मकान और रेलवे कहीं एक्सीडेंट में टूट एकदम डैमेज हो जाता है, तो क्या हो जाता है? रैक। तो रैक का एक तरह से मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय। इसका सिनोनिम बन गया। और ये सैल्वेज का मतलब होता है रेस्क्यू, रेस्क्यू। और कंस्ट्रक्ट का मतलब है डैमेज का, डिस्ट्रॉय का अपोजिट क्या है? कंस्ट्रक्ट। और लूजन ढीला करना, मेक लूज, मेक लूज, मेक समथिंग, मेक समथिंग लूज। अब ये रेस्क्यू है। शिप टूट गई या डूब रही है, सारा माल पानी में डूब रहा है, तो वहां पर उसको बचाना क्या है? सैल्वेज, रेस्क्यू। और यहां पे डिस्ट्रॉय, नष्ट, तो मैं उसका सिनोनिम एंटोनिम किसको लूं? कंस्ट्रक्ट को लूंगा मैं। सैल्वेज रेस्क्यू का सेंस है। तो कभी कभी ये रैक जो शिप पे जो बचाते हैं उसको भी सैल्वेज बोलते हैं, रेस्क्यू। लेकिन रेस्क्यू में बचाते हैं, और यहां पर रैक में तो डिस्ट्रॉय हो गई, उसको फिर से बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि रेस्क्यू बचाना होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा किल या इस तरह का। बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, तो क्या करोगे? रेस्क्यू, बचाना, खतरे से, ब्रिंग आउट ऑफ डेंजर लिखो, रेस्क्यू। ब्रिंग आउट ऑफ डेंजर लिखिए, रेस्क्यू। रेस्क्यू का देखो, ब्रिंग आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर निकाल रहा है। ब्रिंग आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर निकालो। ये सी लगा लो भैया। विगर, अरे एनर्जी है। अरे एक विवो होता है ना, विवेशियस,
तो वी वाइब्स, एनर्जी, फीलिंग, ऊर्जा, पॉजिटिविटी। तो विगरस, फिर वो विगर आ गया, तो विगरस का मतलब जोरदार, फुल ऑफ एनर्जी। अब विगरस क्या है? अब विगरस अटैक, चलो बोलो कैसा हमला? जोरदार, फुल ऑफ फोर्स, फुल ऑफ फोर्स, जोरदार। तो फीबल क्या है? वीक। ये तो आर हटा लो, ईगर था ये। तो फीबल क्या होता है? वीक। अब फीबल माइंड, अब फीबल माइंड, इसका मतलब क्या है? वीक, फीबल। आर प्लान टू गो टू लंदन इज इन द एयर, मतलब फिजाओं में है, हवाओं में है, मतलब उस अंडर कंसिडरेशन है। माई एफर्ट्स एट पेस्ट कंट्रोल वेंट इन वेन, अरे इन वेन का क्या हो गया? फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या है? अनसक्सेसफुल। टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब देखो ये सब इडियम्स कैसे बनते हैं। ड्राइंग बोर्ड पे आप जाते हैं, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और इसमें ड्रॉ करते हो ना ऐसे। तो ड्राइंग बोर्ड क्या करता है? जहां पर हम बिल्डिंग का नक्शा वगैरह क्या करते हैं, उसका जो आर्किटेक्चर है उसको क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, उसका एक नक्शा खींचते हैं, वो ड्राइंग बोर्ड है। समझ गए? इसका मतलब अभी सारे में समझ लीजिए कि आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब फिर से बनाना पड़ेगा, प्लान इट ऑल ओवर अगेन। आई थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड थरोली, ये टू थिंक, ये लड़का नहीं समझ रहा है, समझिए। एपी, आपको बता चुका हूं, एपी का मतलब क्या है? अपॉन। एपी का मतलब क्या है? अपॉन, के ऊपर। तो एपिटैफ, और आपको एक बताया था संडे की क्लास में, जरूर आना भैया, नहीं तो झेलोगे। और एपिग्राफ, तो ग्राफ का मतलब क्या है? राइट। तो किसी बिल्डिंग किसी मॉन्यूमेंट पे जो लिखते हैं, अरे अभिलेख सुना है क्या भाइयों बहनों? अशोक के अभिलेख सुना है क्या? अभिलेख, जो हिंदी मीडियम है वो बताएं, अभिलेख सुने हो? अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे अपने स्तंभों पे, याद है क्या? तो वो अभिलेख है एपिग्राफ। और एपिटैफ, जो टॉम पर, एपी माने के ऊपर, जो टॉम के ऊपर जो उसमें लिख देते हैं कुछ मेमोरी के तौर पे, तो क्या है? एपिटैफ। और एपिग्राफ क्या है? बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट के ऊपर जो लिखते हैं। और ये लड़का नहीं, मेमोरियल, किसी के याद में मेमोरियल बनता है। तो ये टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड म्यूज, ये म्यूज होता है, म्यूज ऑन लेता है। म्यूज ऑन का मतलब किसी बात पर थिंक डीपली, म्यूज। और मैं तुमको ये बताना चाहता हूं भाइयों, अम्यूज। अब म्यूज और अम्यूज, अरे रुको, म्यूज में तो बहुत सीरियसली सोच रहा है, और आ लग गया, आ माने नहीं, मैं बहुत सीरियस था, लेकिन जैसे ही तुमने कोई ऐसी हरकत की तो उस बात ने मेरे को क्या किया? अम्यूज किया, मतलब मेरी सीरियसनेस को दूर कर दिया और मेरे अंदर हंसी की क्या आ गई? फीलिंग आ गई। तो म्यूज अम्यूज से बना है। अम्यूज का मतलब है कि मेरे मूड को क्या कर दिया? खुशनुमा कर दिया, हंसी आई, गुदगुदी आई। और म्यूज क्या है? सीरियस। तो कभी अ का मतलब क्या है? विदाउट, नहीं। तो अम्यूज का याद आएगा तो म्यूज याद आ जाएगा। हिज स्टोरीज, हिज जोक्स, देखो हिज जोक्स अम्यूज्ड मी, उसके जोक्स ने मेरे मूड को सीरियस किए, मैं सोचने में पड़ गया या हंसने लगा, सोचना वगैरह छोड़ के हंसने लगा। और म्यूज क्या है? सोचने लगा। तो हर वर्ड का
अब ये देखो एलर्जी, एलर्जी, ये एलर्जी का मतलब है कोई आदमी मर जाता है और उसके मरने में शोक गीत, शोक गीत है ये। कोई मर जाता है और उसके याद में कुछ पोएम या कोई म्यूजिक बनती है, वो क्या है? एलर्जी है। डिवॉरिंग, अरे भाइयों, कार्निवोरस, ओमनी, ओमनी माने ऑल, वोरस माने खाने वाला, कार्नी का मतलब बताया था फ्लैश, वोरस माने खाना, और मल्टी माने सारे खाएगा। मल्टी नहीं सॉरी, ये मल्टीफेरियस आ गया। मल्टीफेरियस कोई सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल माने अनेक, फेरियस माने फीचर्स, जिसमें अनेक फीचर शामिल है, वो क्या है? मल्टीफेरियस है। और डेविल से बना है, शैतान, और डेविल इज स्माइल, तो एक शैतानी मुस्कान। शैतान का ये एडजेक्टिव बना है, शैतान, शैतान का एडजेक्टिव, डेविल माने शैतान है, डेविलिश। अब डी वॉर है भैया, वर्ब बन गया, तो डी वॉर, डी माने नीचे, मतलब जो मिला ऐसा खाना खाओ, नीचे आ रहा है सब पेट में। तो भूखे मतलब ईटिंग इन सच अ वे एज इफ यू हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर सो मेनी डेज, ऐसे खाना जैसे लग रहा कई दिनों से खाना ही नहीं, भूखे की तरह खा रहा है भाई, कभी खाना ही नहीं मिला, ऐसा खा रहा है, डिवॉर। तो डिवॉरिंग ऑल फूड्स क्या हो जाएगा? ओमनी। Once there was a king, अच्छा, once there was a king, ये तो आ गया। अब ऑन द नेक्स्ट डे दिया है, तो ये देखो कि वो दिन कहाँ है। द किंग वॉन्टेड टू टीच देम, आ रहा है देम, तो मेरा काम बन गया। द पीपल इन हिज किंगडम, ये पीपल के लिए देम आया है, इसका मतलब हर हाल में कभी भी आए आर के बाद ही पी आना चाहिए। अगर आर के बाद ही कौन, आर के बाद क्यू, आर के बाद ही क्या आना चाहिए? क्यू। तो जहां जहां क्यू पहले है, आर से पहले है, उनको तो खत्म कर दिया मैंने। एक क्लू मिलते ही, एक पेयर मिलते ही खत्म करो आप। अब 2 बच गया। अब यहां भी है ये, अच्छा ये पहले आ गया है, छोड़ो। दूसरी बात, ठीक है, अभी तो एक क्लू मिला ना मेरे को। अब यहां भी क्यू पहले आ रहा है, तो इसको और इसको 2 खत्म कर दिया, अब 2 बच गए। दूसरा है द किंग वांटेड टू टीच देम अ लेसन, मेरा काम ये हो गया, ये जो पीपल है, अरे यार मैंने गड़बड़ कर दिया यार, सॉरी फ्रेंड्स, अरे भाई रहने दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देम ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और ये इसका नाउन है। इसका मतलब कि क्यू के बाद ही आर आना चाहिए, तो क्यू के बाद आर यहाँ पे है, गलत। क्यू के बाद, अरे क्या कर रहा हूँ मैं थक गया, मेरा माइंड। क्यू के बाद आर तो आना चाहिए, तो क्यू के बाद आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे गलत है, और क्यू के बाद आर यहाँ भी है। चलो एक कटा। अब होना क्या चाहिए कि द किंग वांटेड टू टीच देम अ लेसन, क्यों? कि वो लोग बड़े ही क्या थे, वो लोग बड़े ही क्या थे, आलसी थे। मैं जानता हूँ कि क्यों फर्स्ट आएगा, लेकिन मैं पहले ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्यों फर्स्ट आएगा, पहले मैं एक एज ए स्टूडेंट एनालाइज कर रहा हूँ कि द पीपल इन हिज किसके लिए है? किंग के लिए। वर वेरी लेजी, तो वो उनको लेसन करना चाह रहा था, तो इसके लिए उसने कुछ काम किया, 1 नाइट, और उसी को बोला ऑन द नेक्स्ट डे। 1 नाइट ही हैड अरेंज्ड, तो ये भी पता चल गया कि एस के बाद ही क्या आएगा? पी आएगा। इसका मतलब कि ये सब चीजें क्यू के बाद ही आएंगी, तो क्यू के बाद आर, फिर एस के बाद पी। किसी में दिया है? इसमें दिया। द कैमल हैज टफ लेदरी लिप्स, उसका बहुत ही मोटी स्किन होती है, उसके लेदर जैसी होती है। अब आगे कह रहा है कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कोअर्सेस्ट माने रफेस्ट, नॉट वेजिटेशन, मतलब कटीला, कितना हो?
कटीला हो, कांटे जैसा हो, नुकीला हो, जो रफ हो, स्मूथ ना हो, सॉफ्ट ना हो, वो क्या होता है? कोर्स। तो ये जो कैपेबल ऑफ है ये विच इज है, और विच और इज को साइलेंट किया हुआ है, तो ये कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग ये किसके लिए है? लिप्स के लिए है। तो ये एस जो है इस लिप्स के वाले के लिए फर्स्ट आना चाहिए। आगे देखता हूं कि कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग द कोरस वेजिटेशन आगे है। अब एंड अ रिजर्व दैट विल नॉट सिंक इन द, अब देखो ये दैट विल किसके लिए है? फीट के लिए। तो मेरा काम ये हुआ कि आर के बाद पी आना चाहिए और एस क्या आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए। तो एस आर पी और लास्ट में एंड और रिजर्व ऑफ फूड सप्लाई। व्हाट अम्यूज यू पास्ट सिंपल है, तो बाई वॉट ये पास्ट सिंपल है, तो ये सब गलत है, ये है भी गलत। एक ही बचा, टेंस से ही रिजेक्ट हो रहा है। और लास्ट में लास्ट है व्हाट शी सेड टू द गर्ल, डिड यू डू दिस? क्या तुमने ये काम किया? सी अब इंट्रोगेटिव है, तो जब इंट्रोगेटिव से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव, तो इफ या वेदर। शी आस्क्ड द गर्ल, दैट गलत। इफ या वेदर, ये भी दैट गलत। अब दो बचा। शी आस्क्ड द गर्ल, इफ ये पास्ट सिंपल है तो गलत होगा। क्या होगा? पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।